बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मॉडर्न फिज़िक्स 2 में आज हम डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स इलेक्ट्रॉन की स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं एटम के अंदर, और इन क्वांटम नंबर्स की मदद से हम इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर हो। तो स्टूडेंट्स, 4 तरह के क्वांटम नंबर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन की स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनमें सबसे पहला क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाता है और बोहर ने इंट्रोड्यूस करवाया था इसको। और इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी इसकी वैल्यूज़ हैं। ये क्वांटम नंबर डिफ़ाइन करता है नंबर ऑफ शेल को, कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है। और शेल स्टार्ट होते हैं क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के सबसे करीब जो शेल होगा उसको हम 1 शेल कहेंगे, और उससे ऊपर वाला 2 होगा, उससे ऊपर वाला 3 होगा। फिर इनको अल्फ़ाबेटिकली इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में भी नाम दिए गए हैं, जैसे कि जिसका नंबर 1 है उसको हम एल शेल कहते हैं, जिसका नंबर 2 है उसको के कहते हैं, और जिसका नंबर 3 है उसको हम एम शेल कहते हैं। इसी तरह से 4 एन कहलाता है, सो ऑन। तो हम रिपीट करते हैं कि एन जो है ये इलेक्ट्रॉन के शेल को रिप्रेजेंट करेगा कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है। और इसी बेस पर फिर हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में भी बात करते हैं, यानी कि एक तरह से हम अगर एनर्जी की बात करें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी को डिफ़ाइन करने में हमें हेल्प करता है। इलेक्ट्रॉन जिस स्टेट में होता जिस शेल में होता है उसके लिहाज से उसकी एनर्जी होती है। फिर क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है उसकी एनर्जी की वैल्यू को डिफ़ाइन करता है। और इसके बारे में हम बोहर थ्योरी में कैलकुलेशन कर भी चुके हैं। हमने देखा कि वहाँ पे हमने रेडियस के लिए या वेलोसिटी के लिए या एनर्जी के लिए जो इक्वेशंस बनाई थी वो एन की वैल्यू पे डिपेंडेंट थी। एन की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होती जाएगी वैसे वैसे इन क्वांटिटीज़ की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वांटम नंबर की, जो कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कहलाता है। अच्छा, यहाँ पे क्यू एन जो है ये बेसिकली वर्ड क्वांटम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है शॉर्टली, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने एब्रीवेशन बना लिया है। तो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जिसको हम एज़ोमुथल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, एल से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन शेल में रहते हुए सिर्फ शेल में एक जगह पे स्टे नहीं करता, बल्कि वो शेल के अंदर रिवॉल्व करता है, ये हम जानते हैं अच्छी तरह से। अब जब वो शेल के अंदर रिवॉल्व करता है तो उस शेल के अंदर उसका एक ख़ास मोमेंटम होता है। रिवॉल्व करते हुए उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, उस ख़ास एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू, जैसे कि बोहर का थर्ड पास्टुलेट हमें बताता है कि यानी कि मैथमेटिकली एम वी आर इज़ इक्वल टू एन ओ एच ओवर 2 पाई। या हम इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि किसी भी ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो है वो एच ओवर 2 पाई का इंटेग्रल मल्टीपल होगा, और अगर नहीं होगा तो फिर वो इलेक्ट्रॉन उस जगह पे नहीं रह सकेगा, ऑर्बिट नहीं बना पाएगा। थर्ड बोहर को जो प्रिंसिपल या बोहर पॉस्टुलेट ऑफ मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम जो है, उसकी हम बात कर रहे हैं। एनी हो, तो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है तो उससे एसोसिएटेड जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है हर स्टेट के लिए, और एंगुलर मोमेंटम की, यानी कि हर शेल के लिए एंगुलर मोमेंटम की डिफरेंट वैल्यू होगी। तो फिर उस एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड एक क्वांटम नंबर है जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 इंटीजर हैं, और जाते हैं n-1 तक। क्या मतलब है, यानी कि एल की वैल्यू डिपेंड करती है एन पे, और जब हमने एल की वैल्यू निकालनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, एन की जितनी वैल्यू है उसमें से 1 माइनस करना पड़ेगा। इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस भी करेंगे कि हम एल की वैल्यू एन में से कैसे निकालेंगे। बहरहाल आसान रूल है, एल इज़ इक्वल टू n-1। हम अगले क्वांटम नंबर की बात करते हैं, और अगला क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल जब ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है क्लोज पाथ में, तो एक करंट डेवलप हो रहा है। उस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फिर इलेक्ट्रॉन
मतलब एक एटम के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं है, मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो हर इलेक्ट्रॉन एक अपनी ऑर्बिटल मोशन की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। आपस में इंटरेक्शन की वजह से उन मैग्नेटिक फील्ड्स की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन बन जाती है, जिसको हम एटम का डायपोल मोमेंट भी कह सकते हैं, ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। एनी हो, ये मैग्नेटिक जो मोमेंट होता है ये फिर इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन को डिफ़ाइन करता है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी जगह पे किस एंगल पे या किस एक्सिस पे होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे या जी एक्सिस पे। तो अब इस लिहाज से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है जिस ऑर्बिट में है उस ऑर्बिट का क्वांटम नंबर फिक्स है, उस ऑर्बिट से रिलेटेड एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड है, तो फिर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो भी क्वांटाइज्ड है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml जो है ये हम लेते हैं। अब ml की वैल्यूज़ जो हैं वो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाती हैं, दरमियान में ज़ीरो भी आता है, यानी कि रियल नंबर लाइन सिस्टम। रूल क्या है जी? रूल ये है कि हमारे पास जो एज़ीमुथल क्वांटम नंबर L है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, क्योंकि जो एंगुलर मोमेंटम की वजह से ही मैग्नेटिक यानी कि एंगुलर मोशन की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, तो इसलिए ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर की वैल्यू पे। अब रूल इसके लिए है -L टू पॉजिटिव L और दरमियान में ज़ीरो आएगा। तो यानी कि L की जो वैल्यू होगी उसके लिहाज से हम ml की वैल्यू डिफ़ाइन करेंगे। तो फिर जो है वो जैसे कि हमने बताया देखा था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो नंबर हैं उसके लिहाज से हम उनको अल्फ़ाबेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं L K M N से। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर की, L की, जिसको हम एज़ीमुथल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, इसके भी स्पेसिफिक हम नाम देते हैं अल्फ़ाबेटिकली, और बेसिकली उनके स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो यूज़ होते हैं और वो डिफ़ाइन करते हैं शेप को, ऑर्बिटल की शेप को। बेसिकली एक शेल के अंदर सब शेल्स हैं जिन, और फिर उसमें ऑर्बिटल्स हैं, और ऑर्बिटल्स जो हैं वो डिफ़ाइन होते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर L से। तो L अगर ज़ीरो है तो फिर हम उस ऑर्बिटल को S ऑर्बिटल कहते हैं, S फॉर स्फेरिकल। और अगर L 1 है तो फिर P ऑर्बिटल है, फिर बेसिकली फिर P ऑर्बिटल है, और P ऑर्बिटल जो है इसको हम प्रिंसिपल ऑर्बिटल भी कह सकते हैं। L जो है ये अगर 2 है तो D ऑर्बिटल है, डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल कहलाता है। और फिर I अगर L जो है, सॉरी I नहीं, ये L है, अगर 3 है तो F ऑर्बिटल है। और इस लिहाज से फिर जब हम कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर इस तरह से हम नंबरिंग करते हैं। इसमें जो फर्स्ट नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, यानी कि ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है वो 1 है, या हम ये कह सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्बिटल को पहले शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, फिर S जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सब शेल को, या सब ऑर्बिटल को। तो पहले शेल में, यानी कि n अगर 1 है तो फिर जो ऑर्बिटल है वो S है, मतलब स्फेरिकल है। और पहले शेल में एक ही ऑर्बिटल है जिसको हमने S से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर इसके बाद अगर हम दूसरे शेल में चले जाते हैं तो n की वैल्यू 2 हो जाती है, n की वैल्यू 2 हो जाती है तो फिर हमारे पास वहाँ पे 2 ऑर्बिटल हैं। कौन कौन से? एक तो S है और दूसरा P है। ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरे शेल को, यानी कि n इज़ इक्वल टू 2, और यहाँ पे भी 2। तो उस दूसरे शेल में हमारे पास 2 ऑर्बिटल हैं, एक है S और दूसरा है P। फिर इसी तरह से अगर हम तीसरे शेल में चले जाते हैं तो फिर उसके लिए हमारे पास 3S और 3P। फिर अगर चौथे शेल में चले जाते हैं तो फिर 4S 4P 4D। तो इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन बनती है। ये कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली बताती है कि किसी भी एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं और हर इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे अरेंज होगा, या ये कह सकते हैं कि कितने
शेल हैं उन शेल के अंदर कितने सब शेल हैं, और हर या ऑर्बिटल या हर और हर ऑर्बिटल के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और कैसे जो है वो हर ऑर्बिटल कंप्लीट होता जा रहा है और उसके लिहाज से फिर शेल कंप्लीट होता जा रहा है। बहरहाल बात आगे बढ़ाते हैं। अगर हम बात करें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, तो जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे शेल्स के दरमियान स्पेसिंग कम होती जाती है और एनर्जी का गैप जो है वो कम होता जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं हाइड्रोजन एटम के लिए। तो इसमें हमें नज़र आ रहा है कि 2 और 1 जो जो कहीं नीचे है और हमें शो नहीं हो रहा, दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा गैप है। फिर अगर हम 3 और 2 की बात करें तो गैप तो काफ़ी है लेकिन 2 1 की निस्बत कम है। फिर 3 4 की बात करें तो गैप और भी कम हो गया है। फिर इसी तरह से 4 और उससे ऊपर वाला 5 की अगर हम बात करें तो गैप और भी कम हो गया, ये हमें नज़र आ रहा है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से फिर एनर्जी की वैल्यूज़ जो हैं वो भी चेंज होती जाती हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो एनर्जी है वो बेसिकली जो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसके लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है बल्कि उसके स्केयर पे डिपेंडेंट है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा मज़ीद बेहतर तरीके से शेल्स को, सब शेल ऑर्बिटल्स को आपस में डिफ़ाइन करेंगे कि कैसे वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि शेल जो है ये डिफ़ाइन करता है कि एनर्जी की वैल्यू क्या है। फिर एक जो जो एक शेल है उसके अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, हर ऑर्बिटल के साथ एक नंबर, एक डिजिट लगा होगा और वो डिजिट जो है वो रिप्रेजेंट करता है शेल को, जैसे कि हमने पीछे भी डिस्कस किया था 1s 2s 2p। तो ये जो 1 और 2 और 3 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है शेल को, n को। सब शेल की अगर हम बात करें तो जितने भी ऑर्बिटल्स हैं इनके लिए n की और l की वैल्यूज़ जो हैं वो एक जैसी होंगी, और हर ऑर्बिटल जो है उसके 3 क्वांटम नंबर्स होंगे। एक तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, दूसरा अज़ीमुथल क्वांटम नंबर होगा और तीसरा होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अच्छा, पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं कि अगर हमारे पास n1 है तो जो हमने रूल डिफ़ाइन किया था कि l जो अगर हमने फाइंड आउट करना है तो l इज़ इक्वल टू n-1। तो n अगर 1 है तो हम क्या करेंगे, n-1 यानी कि 1 - 1 0, तो इसका मतलब है कि l की वैल्यू 0 होगी। अगर l की वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास s ऑर्बिटल बनेगा, स्फेरिकल ऑर्बिटल। फिर अगर n की वैल्यू, और फिर आगे हम एम एल को भी डिफ़ाइन कर लेते हैं। हमने एम एल के लिए रूल बनाया था कि एम एल इज़ इक्वल टू -L2 पॉजिटिव L। तो अब यहाँ पे L की वैल्यू अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि एम एल की वैल्यू भी ज़ीरो ही रहेगी। अच्छा, फिर अगर हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन डिफ़ाइन करें तो वो 1s बनेगी। फिर इसी तरह से अगर हमारे पास n जो है वो 2 है, n 2 है तो हमारे पास l फाइंड आउट करना चाहें तो l जो है दैट इज़ इक्वल टू n-1, यानी कि 2 - 1 इज़ इक्वल टू 1। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे l की दो वैल्यूज़ होंगी, एक 0 और दूसरी 1। अगर l की वैल्यू 0 लें तो s स्फेरिकल ऑर्बिटल बनेगा, और अगर l की वैल्यू 1 लें तो p ऑर्बिटल बनेगा। तो n2 के लिए हमारे पास l की वैल्यू 2 होंगी। बेसिकली जितनी n की वैल्यू होगी, जितनी n की वैल्यू होगी उतने नंबर ऑफ़ एल्स जनरेट होंगे। ठीक है, इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि जितनी n की वैल्यूज़ होंगी उतने नंबर ऑफ़ एल जनरेट होंगे। अब फिर इसके लिहाज से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर n की वैल्यू 1 है तो l एक ही जनरेट हो रहा है जिसकी वैल्यू 0 है। अगर n की वैल्यू 2 है तो l दो जनरेट हो रहे हैं जिनमें से एक की वैल्यू 0 है, दूसरे की वैल्यू 1 है। अगर n की वैल्यू 3 है तो 3 l जनरेट होंगे जिनमें से एक की वैल्यू 0, दूसरे की 1, तीसरे की 2। ठीक है, तो इस तरह से आप, आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा कि n की जितनी वैल्यू होगी उतने नंबर ऑफ़ l जनरेट होंगे। अब हर l की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें n-1 का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर l के बाद हम एम एल की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट्स जितनी l की वैल्यू होगी उतने नंबर ऑफ़ उसमें अगर हम l को 2 से मल्टीप्लाई करके
गौर करें कि अगर हम L को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें एक एडअप करें तो फिर उतने नंबर ऑफ ML बनेंगे। ठीक है, दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ कि ML की अगर हमने देखना है कि कितने ML बनेंगे तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा, हमें ये रूल अप्लाई करना पड़ेगा, L को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसमें 1 एडअप करना पड़ेगा तो उतने नंबर ऑफ ML बनेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं फॉर एग्जांपल L की वैल्यू है 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 0 + 1 1, तो इसका मतलब है कि ML कितने होंगे, सिर्फ एक होगा और उस एक की वैल्यू क्या होगी। उसके लिए हमारे पास रूल है कि ML = -L 0 + L। अब क्योंकि L की खुद अपनी वैल्यू भी 0 है तो ML की वैल्यू भी 0 आएगी। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद फिर हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास L जो है यहाँ पे L1 हो गया। ठीक है, अगर L1 है तो 1 × 2 = 2, 2 + 1 = 3, तो इसका मतलब ये है कि ML कितने होंगे, 3 होंगे और उन तीनों की वैल्यूज़ क्या होंगी। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा L की वैल्यू क्या है, 1, तो -L2 + L, इसका मतलब है कि -1 0 + 1। ठीक है जी। तो फिर इसी तरह से अगर L की वैल्यू हो जाती है 2 तो फिर कितने नंबर ऑफ ML जनरेट होंगे, 2 × 2 4, 4 + 1 5, इसका मतलब है कि 5 ML जनरेट होंगे। तो 5 ML में से हर ML की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही रूल -L2 + L। तो L हमारे पास है 2, इसका मतलब है कि -2 -1 0 1 + 1 + 2। तो इस तरह से हम ML की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आई होप आपको ML की वैल्यू फाइंड आउट करने का भी आइडिया हो गया होगा कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ देखते जाएं कि जैसे जैसे हम जो है वो हमारे पास शेल की वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे सब शेल भी बढ़ते जाते हैं और हर सब शेल के लिए फिर ऑर्बिटल जो है उनकी तादाद भी बढ़ती जाती है। L0 था तो एक ही ऑर्बिटल था, L अगर 1 हुआ तो 2 ऑर्बिटल हो गए, L अगर 2 हुआ तो 3 ऑर्बिटल हो गए। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने तीन क्वांटम नंबर्स की बात की है, एक चौथा क्वांटम नंबर भी है। ये चौथा क्वांटम नंबर जो है ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन से एसोसिएटेड है, ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन को रिप्रेजेंट करता है। तो इलेक्ट्रॉन के स्पिन की अगर हम बात करें तो ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यानी कि कुदरती तौर पर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे इलेक्ट्रॉन का मास है, जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन का स्पिन भी है। यानी कि इसकी कोई हमारे पास जो है वो कोई ऐसी थ्योरी या कोई ऐसी दलील नहीं है कि स्पिन क्यों है, जस्ट ये है, फंडामेंटली है, जैसे इलेक्ट्रॉन का मास फंडामेंटली है। एनी हो, तो स्पिन की अगर हम बात करें तो स्पिन दो तरह का हमें नज़र आता है। एक को हम अगर हम नॉर्मली जो है वो क्लासिकली कहें तो हम कहते हैं कि जी काउंटर क्लॉकवाइज स्पिन और क्लॉकवाइज स्पिन। लेकिन अगर हम इसी को क्वांटम मैकेनिकली ख़ासतौर पर इलेक्ट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफ़ाइन करें तो हम इसको स्पिन अप और स्पिन डाउन के कॉन्सेप्ट में लेते हैं। अच्छा, तो फिर दो तरह के स्पिन हमें नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर है जिसको हम MS से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी भी दो तरह की वैल्यूज़ होंगी। तो फिर वो दो तरह की वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, अगर तो स्पिन अप है तो फिर MS की वैल्यू है +1/2 और अगर स्पिन डाउन है तो फिर MS की वैल्यू है -1/2। तो फिर ये +1/2 और -1/2 जो हैं ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन स्टेट्स को ज़ाहिर करते हैं। तो ये हैं स्टूडेंट्स क्वांटम नंबर्स, 4 क्वांटम नंबर्स। और फिर हम इसको मज़ीद आगे डिटेल में पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में स्टडी करेंगे और उससे हम जानेंगे कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन की स्टेट्स जो हैं वो इन चारों स्टेट्स में से जो है वो अगर हम किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो उन दो इलेक्ट्रॉन की चारों में से कोई एक स्टेट लाजमी तौर पर मुख्तलिफ होगी। एनीहाउ इसको हम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में स्टडी करेंगे। अच्छा, एक आखिरी बात, इन्हीं क्वांटम नंबर्स को हम इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो देखते हैं कि हमें जो इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन से एनर्जी मिलती है उसका भी हम आइडिया लगा सकते हैं। इन्हीं क्वांटम नंबर्स की मदद से हम जो बॉन्ड्स बनते हैं, केमिकल बॉन्ड्स और मेटालिक बॉन्ड्स, उनके बारे में भी जान सकते हैं। एनर्जी बैंड थ्योरी भी हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो 4 क्वांटम नंबर्स हैं ये फिर मैटर की जो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिफ़ाइन करने में, उनको फाइनलाइज करने में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं।
और इनके बारे में हम आगे थोड़ा सा स्टडी भी करेंगे कि कैसे जब एटम आपस में मिलते हैं तो फिर उनके क्वांटम नंबर्स मिक्सअप होकर किस तरह की स्टेट जनरेट करते हैं और उस स्टेट को हम फिर कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।